नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम अपनी साप्ताहिक राजनीतिक चर्चा करेंगे हर्ष कुमार जी के साथ में। आपका स्वागत है हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो तो मतलब ये मेल्ट हरियाणा डाउन में आज मेल्ट डाउन से आप रुकेंगे नहीं, मेल्ट डाउन कराते रहेंगे आप। मेल्ट डाउन तो हो ही रहा है। देखिए कल तो डबल मेल्ट डाउन हो गया और आज ये हरियाणा वाला और हो गया। तो मतलब ये जो है ये जो मोदी शाह की जोड़ी है ये इतने झटके रोज दे रही है कि अब पता नहीं इनकी जो है कमर बचेगी भी कि नहीं बचेगी। रीढ़ की हड्डी नहीं जो है वो पूरी साहब, तरह से ध्वस्त कर देंगे इंडी अलायंस ये की। ये ये जिसे कहते हैं ना कि ये इस वाले चुनाव में तो मैंने देखा है कि ये रुथलेस हो गए हैं दोनों, बिल्कुल निर्मम। बिल्कुल निर्ममता के साथ इनके साथ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं ना मतलब निचोड़ रहे हैं इनको। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश सारी जिंदगी मतलब कई सालों से इन्हें गाली दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो 370 पार कराना है और 400 पार कराना है, अगर आप 84 का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो मुझे लग रहा है तो उसके लिए इन्होंने जो है बिल्कुल कमर कस ली है। अब देखिए हरियाणा वाला जो डेवलपमेंट है, जी। इसमें बीजेपी, आप ये बताइए कि इसे चौटाला को सीटें क्यों दे? भाई 10 की 10 सीटें जीतते आ रहे हैं ये। हम्म। अब वो जीती हुई में से शेयर मांग रहा, मतलब वो बीजेपी के उसमें से शेयर मांग रहा था। अगर कोई ऐसी सीट होती कि जो बीजेपी नहीं जीत पाई, उसको वो जीत के देता तो उसके लिए छोड़ी भी जा सकती थी। 10 की 10 सीटें हलवा हैं। और वाह। हिसार में ये सीटें पिछली बार जो है, हिसार में ये बीजेपी वाले से ही हारा था। दुष्यंत चौटाला हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हाँ। तो पहले तो इसने तो ये कहा कि पहले तो मुझे भिवानी वाली दे दो, भिवानी में इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, वहां के ये रहने वाले हैं उस जिले में। तो इसने कहा कि मुझे भिवानी वाली दे दो और ये दे दो हिसार वाली, जाट बेल्ट इनकी पूरी कवर हो जाएगी, 2 सीट हमें दे दो। तो हम्म। बताते हैं, कल ये नड्डा से मिला था, कल दोपहर बाद, और हम्म। बताते हैं कि इसने नड्डा को धमकी दे दी दुष्यंत चौटाला ने, और कह दिया कि मैं 10 के 10 पे कैंडिडेट उतारूंगा। तो उसने कहा कि भाई तो ये गई सरकार, ये रखी सरकार तुम्हारी, और तुम उतारो चलो 10 के 10। तो आज सुबह से ही ये कहानी शुरू हो गई थी, और ये जो इनके 6 विधायक अरेंज हुए हैं, ये कल दोपहर बाद ही अरेंज कर लिए खट्टर ने वहां पे। हाँ कल ये कल दोपहर बाद ही अरेंज हो गए। आपको बताऊं कि अभी 3 बजे के आसपास, आज आज मतलब हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे की 3 बजे के आसपास इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, दुष्यंत चौटाला ने, अपनी पार्टी के विधायकों की। तो 10 हैं के वैसे टोटल, उसमें 4 थे और 2 ये थे माँ बेटा, एक ये अगर इसकी माँ प्रेमलता जो वहां चुनाव लड़ी थी उससे, तो उसने उसे हरा दिया था, उन्हीं के कैंडिडेट को, भाजपा वाले को। तो ये इनका समीकरण था। तो केवल ये 4 लोग मौजूद थे, बाकी सारे के सारे जो है गायब हो गए थे। आज कोई नहीं है इनका विधायक। और अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि विधायकों को मंत्री बना रहे हैं या नहीं, क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। क्या पता इस्तीफा दिलवा दे उनसे, क्योंकि वो नंबर नीचे आ जाएगा। तो 41 तो एमएलए हैं ही बीजेपी के अपने, तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है सरकार को। वो इंडिपेंडेंट तो 6 के 6 उनके साथ ही बैठे हुए उनके हैं 6 तो हैं, उसमें उन्हें कहाँ है। मिलाकर तो 48 वैसे ही हो जा रहे, 2 फालतू ही हो जा रहे। ये तो सरकार इसलिए बना रखी थी उन्होंने कि कोई रिस्क नहीं रहेगा इससे, 10 एमएलए सॉलिड रहेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट इधर उधर नखरे वखरे दिखाएगा एक आध, तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम रह जाता है। तो ये बड़े मार्जिन के लिए बना रखी थी। और देखिए हम तो एक बार पहले भी आपके चैनल पे इसको डिस्कस कर चुके, कि मैं आपसे भी कह रहा था कि विधानसभा चुनाव में, शायद वो पॉडकास्ट था हमारा, उसमें भी मैंने बताई थी ये बात, कि विधानसभा चुनाव में तो ये गठबंधन टूटना ही था। विधानसभा चुनाव में तो ये 10 से मानेगा नहीं, कि जहां मेरे 10 एमएलए में वहीं लड़ाऊंगा। ये कहता मैं 25 लूंगा, 30 लूंगा, और वो बीजेपी देगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को तो लगता है अरे कि हम बट अकेले ही एक बना बात लेंगे। इसमें ये भी है कि इसके साथ मिलके चुनाव लड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति हरियाणा में जाट गैर जाट की चलती है। आप हाँ, देख ही रहे हैं। और अब जाट बीजेपी ने गैर नैरेटिव जाट में गैर जाट वाला अगर बनाया है। आप जाट आपसे अलायंस करके चलेगा तो आपके ही वोट खराब करेगा ना। और हाँ अगर जो है आपके सामने लड़ेगा तो कम से कम दूसरी जो जाट पार्टी है उसके वोट काटेगा। हाँ, बिल्कुल और सही अगर बात है। मान लीजिए इनमें सब में जाट पार्टियों में अलायंस हो जाएगा तो वैसे भी ध्रुवीकरण हो जाएगा जाट गैर जाट का। हाँ, वहां तो ये कहते हैं कि एक बिरादरी एक तरफ और 36 बिरादरी एक तरफ। वहां तो 1 बिल्कुल। और 36 का मामला चलता है ना हरियाणा में तो। और पिछले दो दो बार से तो सक्सेसफुली ये फार्मूला काम भी कर रहा है। खट्टर का कोई ऐसा खराब एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं रहा। किसान आंदोलन वगैरह सारी चीजें खट्टर ने बढ़िया ही हैंडल करी। लेकिन
आपका वो ट्वीट मैंने देखा था वो कि अशोक गहलोत जो है अकेले माली नहीं बचे अब, वो वाला तो वो वाला तो काम कर दिया है भाजपा वालों ने, एक ओबीसी को बना दिया साहब आप सीएम। लेकिन खट्टर को हटाया क्यों? नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बात से थोड़ा सा डर रही है कि लोकसभा में उन्हें 1-2 सीटें कम होने का इस बार खतरा है हरियाणा से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी को अगर कहीं सीट घटने की उम्मीद है पिछली बार से, क्योंकि देखिए सैचुरेशन में 10 की 10 सीटें जीती हुई थी, तो उन्हें लग रहा है कि एक आध सीटें, एक आध तो ये हुड्डा वाली और एक आध और कोई जो खास तौर से बिल्कुल हार्डकोर जिसमें कहते हैं ना कि एकदम जाटो वाली सीट है, ये सोनीपत वगैरह, उनमें से बीजेपी को लगता था कि शायद 1-2 सीटें निकल जाएं हाथ से। तो मुझे लगता है कि मैसेज देने के लिए, और फिर वो ओबीसी वाला भी मामला चल ही रहा है, तो इन्होंने सोचा होगा कि जब चेंज ही करना है तो ओबीसी को करा जाए, जाट को तो बनाना नहीं था किसी को, वो तो अपना रखना ही था कि भाई नॉन जाट को ही हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें ओबीसी का तड़का लगा दिया। और नायब सिंह सैनी पॉपुलर लीडर है, बढ़िया लीडर है, अच्छा। पॉपुलर था और प्रदेश अध्यक्ष था, इनका काम भी ठीक ठाक कर रहा था, तो इसलिए किया मुझे तो लगता है। तो खट्टर को क्या पता लोकसभा चुनाव लड़ा दें, चर्चा तो है कि लोकसभा चर्चा तो चुनाव यही लड़ा चल दें। रही है कि खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, तो खट्टर लेकिन ने काम एक तो अच्छा बात किया। है तो संजय ये जी, आपका किसान आंदोलन तो बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। अनिल विज और जरूर नाराज हो गए इस वजह चक्कर में। हाँ, वो तो बात है, लेकिन खट्टर के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सीट से लड़ेगा। खट्टर के लिए मुझे कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही, कौन सी बनेगी करनाल से सीट इनके लड़ेगा। लिए, तो कह नहीं करनाल सकते। से वो संजय भाटिया है ना। मुझे लग संजय नहीं भाटिया, रहा। हाँ, तो संजय भाटिया वाली सीट पे मनोहर लाल खट्टर लड़ देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम। संजय भाटिया के तो सीएम बनने की भी चर्चाएं थी कि सीएम बना रहे हैं। हाँ, सर सीएम बनने की चर्चा थी। तो ये इसका इम्प्लीकेशन जो है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं दिखता मुझको, ये खाली इन्होंने एक अच्छा, अपनी टैक्टिकल चेंज किया है इन्होंने, अच्छा, ऐसा लगता है। एक आपको संजय जी इस थ्योरी में कैसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि कई राज्यों में जो है मिड टर्म पोल होगा अभी लोकसभा के साथ, कैसा अभी लग हो रहा है सकता आपको? टू लेट। नहीं, तो अभी तो चुनाव आयोग का को किया नहीं इन्होंने, मतलब अभी तो चुनाव आयोग का मामला तैयारी लेट ही करनी चल रहा पड़ती है। है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है उस हिसाब से। आज की डेट में अगर कोई जो है वो कहना चाहे मिड टर्म पोल, तो नहीं हो सकता, बाद में ही होगा। ये तो अगर किसी को करना था तो 2 महीने पहले करता तो साथ में हो जाता। आप याद या ये करें कम से कम जब 1 मिड महीना टर्म, पहले तो कर ही देता। हाँ, जैसे मिड टर्म पोल कराना था इसको आपको, पिछली बार बीआरएस ने करा था, तब वो टीआरएस थी। हाँ, तो तो 6 महीने पहले करा दिया टीआरएस था। को जब चुनाव करवाना था तो उसने 2-3 महीने पहले अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी, तब उसका ये राजस्थान और इनके साथ में हो गया था, राजस्थान मध्य प्रदेश। तो ये तो पहले करना पड़ता है। वैसे क्योंकि मुझे लग रहा है कि चुनाव शायद आयोग जम्मू जो है कश्मीर का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा शायद चुनाव क्या इसी के साथ, लोकसभा के साथ ही, क्या लग रहा है आपको? जम्मू कश्मीर का तो हो सकता है, क्योंकि उसका तो पहले से चल क्योंकि रहा है, उसका तैयारी तो वहां पूरी तैयारी है, है। हाँ, वहाँ उसकी तैयारी डिलिमिटेशन पूरी वगैरह है, सब हो चुका, नोटिफिकेशन सारा हो चुका, उसका सारा कुछ हो चुका। उसकी पूरी तैयारी है, तो वहाँ तो हो सकता है। और बाकी तो इलेक्शन कमीशन जाने, अभी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह चल रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो बता रहे हैं कि 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी तो 16 खबर। को। हाँ, क्योंकि ये इन्होंने मीटिंग बुला ली ना, मोदी जी ने, 14 की शाम को हो जाएगी मीटिंग, जो उसकी इलेक्शन कमिश्नर को लेकर मीटिंग होनी है। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 14 की शाम को ही हो जाता है फाइनल, तो राष्ट्रपति के साइन वाइन होकर 14 की शाम तक फाइनल हो जाएगा। हो सकता है कि 15 की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संडे है, 17 तारीख का उस दिन हो सकती है। 14, 15, 16, 15, 16, 17 इन 3 डेट्स में से इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी पूरे चांसेस हैं। पिछली बार 9 तारीख को हुई थी, 9 मार्च को हुई थी। 10 को हुई थी। 10 को हुई थी। हाँ, 10 को हुई थी। तो ये समस्या तो है, और साथ में जो है वो 2 बड़े जबरदस्त छक्के लगा दिए, क्या छक्के कहे क्या, बॉल ही पहुंचा दी स्टेडियम के बाहर। ये सीए वाला जो हुआ, सीए वाला जो मेल्ट डाउन है। सीए को लेके संजय जी, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसका सीधा जो है केवल पश्चिम बंगाल से ही ताल्लुक है,
और कई स्टेट्स में तो इस तरह के लोग आए नहीं हुए हैं बाहर से, नहीं, लेकिन राजस्थान में है ना, दिल्ली में राजस्थान में, काफी हैं, दिल्ली में बहुत है यहाँ। दिल्ली और दिल्ली राजस्थान। में ये जो दिल्ली मजनू का में इतने टीला नहीं, कई हजार हैं सबसे सर यहाँ ज्यादा पे। जो है इसमें आपके, आज ही मैंने अभी डिस्कस किया कि टोटल जो है 36,000 लोग जो हैं इस समय एलिजिबल हैं, और उन 36,000 लोगों में से 16,000 जो है वो दिल्ली और राजस्थान में, और 20,000 जो है वो हाँ, आपके। क्योंकि दिल्ली में ये मजनू का टीला वगैरह इधर का जो इलाका है, इसमें बहुत सारे फैमिली हैं, ये तो 70s और 80s के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी तो एक जनरेशन गुजर गई यहाँ पे रहते रहते। जी 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 जी। हाँ हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि दिल्ली में जो खासतौर से पंजाबी वोट है, जो हार्डकोर दिल्ली में बीजेपी को वोट करता है, वो इन चीजों से प्रभावित हो जाता है, उसमें फिर डिवीजन कम होने की संभावना रहती है कि भाई हाँ पाकिस्तान हाँ से आए हैं रिफ्यूजियों नहीं, को इसका अगर impact जो नागरिकता है मिलेगी। इसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ता है। देखिए हाँ, क्योंकि जो मानसिकता है। CAA के खिलाफ जो इन्होंने दंगे किए थे, उस दंगे का क्या कारण था? आप उसका विश्लेषण करें कि भाई CAA के विरुद्ध इनको दंगे करने का कारण क्या था? हाँ। क्योंकि CAA का जो निर्णय हुआ था, वो CAA के निर्णय को करने वाली सबसे पहले जो कमेटी बनी थी, वो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी, और कपिल सिब्बल और लालू प्रसाद यादव उसके मेंबर थे। उसने जो निर्णय लिया था, उसके आधार पर जो अमेंडमेंट लाया गया था, ये 2003 में हो गया था, 2003 में बिल भी इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन जो एक्ट बना है, जो फाइनली बिल पास हुआ है, वो UPA ने करवाया 2004 दिसंबर में। तो ये काम उस समय जो था, और उस समय सारे के सारे एक मत थे कि नहीं भाई, ये जो आए हुए हैं ये अधिकतर दलित और पिछड़े और आदिवासी लोग हैं, इनके लिए हमें करना आवश्यक है। तो ये उस समय इस प्रकार का एक कंसेंसस सब में बना था। लेकिन बाद में मुस्लिम वोट इतना हावी हो गया, मुस्लिम वोट का, इसका मैंने पूरा एनालिसिस अपनी किताब में किया है कि भाई ये कारण क्या है। कारण ये है कि इनको ये लगता है कि भाई ये जो डेमोग्राफी चेंज है वो एक ही साइड में होना चाहिए। अगर हिंदुओं को सबको नागरिकता इतनी आसानी से मिलने लगी, तो इनको डर है कि बांग्लादेश से हिंदू जो है अधिकतर, क्योंकि वहाँ प्रताड़ित तो किया ही जाता है, बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हुए हैं वो अधिकतर जो दलित, पिछड़े और आदिवासी, ये आपके मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र, ये लोग वहाँ पे बचे हैं अधिकतर। जो धनाढ्य लोग हैं या जमींदार लोग हैं, वो तो पहले ही सब चले आए। हाँ, वो तो सब संपन्न लोग तो पहले माइग्रेट हो गए, सही बात है। संपन्न लोग तो बहुत पहले माइग्रेट हो गए, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं ढाका वाका या कोई बड़े शहरों में थोड़े बहुत, और उनको भी ये लोग तंग करते रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है अपेक्षाकृत। तो जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, 90% मान लीजिए, वो इसी प्रकार के। तो इसीलिए 2003 में जब ये कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी ने इसी आधार पर इनको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए किया था। जो पाकिस्तान से भी जो आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो दलित, आदिवासी, वहाँ पर मेघवाल, भील, इस टाइप के लोग हैं वहाँ पे, वो आते। उनके लिए कोई भी दलित ग्रुप नहीं बोलता, ये और विशेष बात है। दलित ग्रुप वैसे जो है वो गालियां देते रहते हैं। नहीं, दिलीप मंडल तो बोल रहा है, खूब धड़ाधड़ लिख रहा है दिलीप मंडल तो ये तो बात सही है आपने कही, दिलीप मंडल तो समर्थन कर रहा है कम से कम दिलीप एक मंडल ने इशू तो पर केजरीवाल को इतनी गालियां दी हैं कि हम्म। केजरीवाल तू तुष्टीकरण की वो छोड़ दे, तुझे दिक्कत ये हो रही है कि इसमें सब जो आने वाले हैं जिन्हें नागरिकता मिलेगी, ये ज्यादातर दलित और गरीब गरीब पिछड़े और ये सब हैं आदिवासी, तो तू इसलिए परेशान है। केजरीवाल को खूब पेला है दिलीप मंडल ने इसमें। बात सही कह रहे हैं, सबसे अधिक हाँ इसमें मेघवाल और भील है। हाँ आपको पता है भील हमारे यहाँ जनजाति में आते हैं, हाँ, और आदिवासी में आते हैं, मेघवाल जो है वो आपके SC में आते हैं। SC में आते हैं। तो इसको लेके इनमें जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉइंटर दे दिया है मेरे विचार से, आप बताएं इसके बारे में, कि भाई जो हमने कहा वो कर दिया। हाँ, वो है, वो मैसेज दिया है सबसे बड़ा। और देखिए, जैसा आपने बताया कि 36,000 लोग इसके दायरे में आते हैं। अब 36,000 लोग जो है लोकसभा चुनाव में ये वोट कितना प्रभाव डाल लेंगे, कहां डाल लेंगे प्रभाव। लेकिन एक परसेप्शन तो बन ही गया है ना। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो जो और लोग आए हुए हैं उनमें भी कुछ उम्मीद बंधेगी कि यार कुछ तो तो काम पॉजिटिव हो ही रहा है।
देखिए मथुरा जो वोट है वो हम्म, ये आपका जो नॉर्थ 24 परगना है इसमें बहुत मैटर करता है। हम्म, और इन्होंने सीएए लागू नहीं किया बिल पास करके भी, तो उसके कारण नुकसान हुआ विधानसभा चुनावों में। हाँ इस बिल्कुल पूरे हुआ क्षेत्र नुकसान। में इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी जो है वो वाइप आउट हो गई थी। हाँ सही बात है। जबकि इसी क्षेत्र में ये बनगांव, रानाघाट, बैरकपुर, ये सारे क्षेत्र जो थे ये बीजेपी ने जीते थे 2019 में। हाँ सही बात है। अब जो है इनके जीतने की संभावना इनके पास वापस बढ़ गई है। हाँ और एक परसेप्शन ये बन गया था कि साहब शाहीन बाग वगैरह 2020 में जो लास्ट में चले थे ये तो कोविड की वजह से उठ गए, वरना वो उठने वाले कहाँ थे यहाँ। वो जो हुआ उससे भी ये भी उससे एक ये मैसेज भी चला गया था कि सरकार डर गई कि साहब सीए को लाना ही नहीं चाह रहे। कुछ लोगों ने तो ये भी ओपिनियन देने शुरू कर दिया कि सीए जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये आएगा ही नहीं कभी। ये तो अमित शाह ने अभी 2-3 महीने से ही कहना शुरू किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आएगा, और मुझे लगा कि ये इनका सोचा समझा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही लाना है। और देखिए इसका एक और भी है, अब अगर इसके रिएक्शन में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सब जगह फोर्स तैनात हो रही है, दिल्ली में आज शाहीन बाग इधर सारे इलाके में फोर्स लगा दी, जामिया के आसपास लगा दी, यूपी में योगी तो पीछे हटते नहीं, वो तो फ्लैग मार्च शुरू करा देते हैं सब जगह, घुमाओ जहां जहां पे भी घूम रही है। तो मुझे इसका यह भी लग रहा है कि अगर इसके एंटी इसके रिएक्शन में अगर कोई प्रतिक्रिया में कहीं कुछ झगड़ा दंगा फसाद धरना प्रदर्शन होता है तो आप समझिए कि पूरे देश में पोलराइजेशन होगा मतों का भयंकर। अगर विपक्ष वाले से ज्यादा हवा देंगे तो ये बैकफायर कर देगा उन्हीं को। बिल्कुल बिल्कुल 100% बैकफायर होगा वो तो इसमें तो कोई तो सोचने की बात इसलिए ही नहीं। इन्हें शांत भी रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नागरिकता अभी कल तो मिल नहीं रही है, प्रोसेस होगा चलो 2-4-6 महीने में। तो अगर इससे ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे और ये कोई जितने टूल किट हैं ये सब लेफ्ट लिबरल वाले अगर ये कुछ कोशिश करेंगे तो ये अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का ही फायदा कर देंगे इसमें। भले ही धरना एक जगह बिल्कुल चले लेकिन पूरे देश में इंप्रेशन चला जाएगा कि साहब देखिए वो इतना बढ़िया कानून लाए मोदी जी, और लोगों को नागरिकता दी जा रही है और ये उसका विरोध करने बैठ गए हैं। तुष्टीकरण वाला मैसेज चला जाएगा क्लियर। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी जो है इस टाइम में जो इसके रिएक्शंस आ रहे हैं ना उसमें एक रिएक्शन और भी आ रहा है कुछ लोगों का, हाँ आपके हमारे भाईजान लोगों का, और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रैप है, इसमें मत आना। अभी चुनाव का टाइम है, ये इन्होंने ट्रैप ले डाउन किया है, इस ट्रैप में मत आना बिल्कुल ही। अब वही देखिए अब मैं आपको वो अप्रत्यक्ष रूप दिखाता से हूँ। मेरी बात कह रही है मैडम, ये राणा यूब जो मैं कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि ये देखिए समझ गई है, ये जो घाघ लोग होते हैं ना ये समझ जाते हैं, ये समझ गई है कि अगर इसके इसमें कोई भी रिएक्शन हुआ तो इसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो जाएगा। हाँ और देखिए ये तो रमजान वमजान से तो बेकार की बात कर रहे हैं, रमजान से इसका क्या मतलब है, रमजान से जोड़ने का बेतु की बात कर रहे हैं, बकवास। ये रमजान से तो क्या मतलब इस ये तो बात का। पहला है, आगे देखिए ना, तो दिखा रहे हैं ना आपको। ये देखिए आरफा दीदी क्या कह रही हैं, लुक एट द ट्रायम्फलिज्म, द अगली सेलिब्रेशंस। लोग उत्सव मना रहे हैं तो उनके लिए वो अगली सेलिब्रेशन है। CAA was never about empathy for the persecuted but hatred for you। उन्होंने कहा साहब ये मुस्लिम हेट्रेड की वजह से है, टूट गया है। जैसे कि वैसे दिल मैं था उसके हमने पास कोई। संजय जी ये आरफा का जो है मेल्ट डाउन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो है पाकिस्तान की नागरिकता के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती, करना चाहिए ना, है ना। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि तुम भी CAA करो, बदले में एक तुम भी ऐसा हाँ करो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाओ। नहीं हमारे यहाँ जो परसिक्यूटेड है हम आरफा जैसे, वो सब जो है बिल्कुल, उनको नागरिकता दो। वैसे तो वो नागरिकता पाकिस्तान के को भी प्रावधान कहना जो है चाहिए कि जो वो प्रताड़ित लियाकत हैं। नेहरू एक्ट में कर रखा है। हाँ तो है अगर ना ये सर? कर वहां पे भी इस तरह का कोई सीए ले आए कि हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों को हम नागरिकता देंगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ एकदम से बढ़ जाएगी। बढ़नी चाहिए। कुछ कह रहे किसी हैं भी यतन जतन मुस के बिना 20-22 करोड़ आबादी मुस्लिम बढ़ा सकते हैं हेट्रेड, वो चाहे सुनिए तो। सुनिए ये सुनिए, इसको सुनिए, मुस्लिम हेट्रेड इज अ नेशनल सेंटिमेंट इन इंडिया टुडे, ये कह रही हाँ है दीदी। हम्म, क्या कर सकते हैं इसका बताइए। ये देखिए, ये मैं कह रहा था, ये क्या कह रहे हैं। सिर्फ गोदी ये मीडिया को खुराक सज्जन देने जो के है लिए। रवीश कुमार हैं साहब, ये रवीश हम्म, कुमार जी क्या कह रहे हैं सुनिए।
5 साल तक गोदी मीडिया खामोश था। ये सिर्फ गोदी मीडिया को खुराक देने के लिए किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उसकी खबर से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग भावुक और बेचैन हो जाएं। हाउसिंग सोसाइटी के अंकलों में ललकारने का जोश पैदा हो जाए। 400 सीट आ ही गई है तो फिर भावुकता का सहारा क्यों? चंदे की चोरी पर पर्दा क्यों? ये रवीश कुमार जी का नैरेटिव। ये हाउसिंग सोसाइटी वाला आप समझे या किससे बात थी? वो जो मणिशंकर अय्यर की बेटी से कहा ना मकान खाली कर दो ये वो वाला है। उससे कहा नहीं था कि मकान खाली कर दो। वो जो उसने व्रत रखा था राम मंदिर को लेके 3 दिन का अनशन किया था मणिशंकर अय्यर की लड़की ने, तो उससे कहा था ना उन्होंने, वहां की सोसाइटी वालों ने, कि भाई मकान खाली करो अपना। वहां जंगपुरा वाली सोसाइटी है जहां रहते हैं ये मायापुरी के इधर इस साइड में। तो उन्होंने कहा था कि भाई खाली कर दो यहाँ पे। तो रवीश कुमार उन्हीं सब, और रवीश कुमार ने कल भी ट्वीट कर दिया था एक। रवीश कुमार ने कहा था कि आज इलेक्टोरल बोर्ड वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे दबाने के लिए शाम तक बड़ी खबर आने वाली है। इन्हें पहले से ही भनक हो गई थी। कल भी ट्वीट किया था रवीश ने एक ऐसा ही। ये घबरा जाता है, इन्हें चिंता ये रहती है। रवीश कुमार का बताऊं कि केवल दायरा कहां तक है, इसकी बदमाशी बताता हूं मैं आपको। रवीश कुमार का दायरा सिर्फ अब कहां तक सीमित हो गया है, जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हिंदी अखबार है ना, ये उनको गालियां देता है। हिंदी बेल्ट में जो दैनिक जागरण, भास्कर, पत्रिका, अमर उजाला, ये जो 3-4 अखबार हैं जिनका आपको पता है कि पूरे हिंदी बेल्ट में ये अखबार, आप कहीं भी चले जाओ, ये 4 अखबार में से 1-2 अखबार वहां डोमिनेट है मीडिया में। तो इसकी आप जितना भी उठाकर देखेंगे, इसको शिकायत किससे होती है? सिर्फ हिंदी अखबारों से। इंग्लिश वाले कुछ भी लिखते रहे, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कुछ भी लिखता रहे, उससे उस पर चिंता नहीं होती। इसका मानना है कि ये जितने भी हिंदी अखबार हैं ये सारे के सारे यही है इसके हिसाब से गोदी मीडिया। इंग्लिश वालों को कुछ नहीं कहता, जबकि ये कहता है कि मेरे से अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो सिर्फ हिंदी भाषी हूं, मैं तो हिंदी में ही पढ़ना लिखना जानता हूं। लेकिन इसका निशाना भी हिंदी वाले ही रहते हैं सारे, हमेशा। अब अगला देखिए। ये देखिए, ये कौन है? इसमें कई लोगों के हैं साहब, कह रहे डाइवर्शन, कह रहे डाइवर्शन है कि लोग ने सारा ये एक नैरेटिव और चला रखा है कि ये डाइवर्शन है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के छिपाने के लिए किया है। अरे भाई उसने तो कब का कह रखा था, 3 महीने से कह रहा है वो। अमित शाह तो 3 महीने से कह रहा है कि भाई हम तो इसको लागू करेंगे और चुनाव जब तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उठा भी नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उस समय तो उठा भी नहीं था कोर्ट में। कोर्ट ने, सीजीआई वगैरह ने कुछ कहा भी नहीं था उस समय तक, तो बोले भी नहीं थे ये। इसमें भी रवीश कुमार का देख लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। ये क्या कोई नई और बड़ी हेडलाइन आ रही है ताकि आप शाम को चैनलों में, सुबह अखबारों में, ये कल वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुटनोट बन जाए। वैसे फुटनोट तो बन गया, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो है वो हिंदी अखबारों में तो तीसरे-चौथे पेज पे छपाया है। तो यही तो परेशानी होती है रवीश कुमार को। परेशानी यही है कि दरअसल क्या है कि जो इसका मानना क्या है कि जो लार्जर सेक्शन है जनता का, वो आज भी क्षेत्रीय अखबार पढ़ता है। ये जो बड़े अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनकी कॉपियां केवल दिल्ली में सरकारों में मंत्रियों की टेबल तक, वहां तक सीमित है, एलीट क्लास तक। आम जनता इन्हें पढ़ती नहीं है, या कुछ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे वो पढ़ते हैं। तो बाकी तो मेन जो मास है, जो कहते हैं ना कि जो वोटर का जो माइंड सेट तैयार होता है, वो इनका मानना है रवीश कुमार का कि वो हिंदी अखबार ही तय करते हैं। आप देखना कि इसका तीसरा चौथे दिन इसका एक ट्वीट आ जाएगा कि दैनिक जागरण ने वो जो इंडिया अलायंस को लिखते हैं ना, I.N.D.I.A, तो वो जागरण वाला इंडिया नहीं लिखता, वो I डॉट ऐसे करके लिखता है। तो एक दिन इसने ट्वीट किया रवीश कुमार ने कि देखिए इंडिया को I.India इस तरह से लिखने के लिए जागरण ने कितनी मेहनत की है। तो इन्हें परेशानी हिंदी अखबारों से ही है। ये इनके लिए हिंदी अखबारी गोदी मीडिया है या फिर कुछ चैनल वाले, ये उन्हीं, इसका दायरा वहीं तक सीमित है। अगला देखिए, ये वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये कह रहे हैं कि अरे अरे ये एक बेट है, उसमें हमको फंसना नहीं है। हाँ, ये राणा अयूब का भाई है कोई है, लेकिन वो कोर्ट डिसाइड करेगी। 400 से ऊपर पिटीशन मुद्दे पे पेंडिंग है, शांत रहना है। बताइए, शांति की बात कर रहे हैं। ये होशियार है, ये राणा अयूब का ही भाई है कोई। वो बिल्कुल वो जान रही है कि ये ट्रैप है। मैंने तो कहा आपको पहले ही कि अगर इसमें जरा सी भी कहीं रिएक्शन होगी तो इस पोलराइजेशन बड़ा जबरदस्त होगा।
चुनाव के समय में अगर कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई जरा मरा सा दंगा फसाद हुआ ना, तो आप इसका ये बैकफायर बहुत तेजी से करेगा ये। और ये सागरिका घोष को देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये तो खैर प्रवक्ता हो गई है, तो इनके इसका क्या कहना, इन्हें तो पत्रकारों में तो गिनना बेकार ही है, तो टीएमसी की प्रवक्ता हो गई है। लेकिन कल ममता बनर्जी, संडे में ममता बनर्जी ने सागरिका घोष को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। कोलकाता जो रोड जो उन्होंने रैंप वॉक कराई है 42 प्रत्याशियों की, उसमें नहीं थी। अपमानित होने की तो इनको हस्बैंड वाइफ को आदत ही है, इसमें तो क्या बात। अब देखिए सवा नकवी क्या कह रही, ये भी कह रहे हैं कि देखिए बताइए, टीवी चैनल्स हैव शिफ्टेड टू सीए एंड इग्नोरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड। बड़ी दुख है इनको कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मीडिया में नहीं आ रहा, सीए आ गया। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके ये लोग इतना कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन संजय जी आपको एक बात बताऊं, इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला जितना ये ओपन होगा, अगर आप लोगों के डोनर्स के नाम खोलेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान इसका क्षेत्रीय और छोटे दलों को होगा, जिन्हें चुपके से पैसा मिल जा रहा था इनके चक्कर में। बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो मेन बड़ी पार्टियां हैं, इन्हें तो देंगे ही लोग, या तो बीजेपी को देंगे और जो देंगे। हाँ, अब देखिए ना, ये तो तय कर लेते हैं, जैसे टाटा ने अपनी फर्म, अपनी वो कंपनी बना रखी है इसी नाम की, तो वो तो कहते हैं कि भाई जिसका जितना वोट परसेंटेज जितना जहां मिला उसके हिसाब से वो देते हैं पैसे। लेकिन ये छोटे दल हैं, उनका तो वोट परसेंटेज में कहीं बेचारों की गिनती नहीं है। ये जो अखिलेश जैसे हैं, इनको छोटे छोटे, इनका नुकसान होगा, इन्हें कोई नहीं देगा आगे पैसा। ये बेवकूफी में मर रहे हैं ये छोटे दल, इन्हें कोई नहीं देगा अगर नाम इस तरह से उजागर को देख लीजिए साहब, विनोद कापड़ी भी चिल्ला रहे हैं इसमें तो। हाँ, ये तो यही रवीश कुमार का ही वो है रिश्तेदार, ये तो यही कहेगा। तो पार्किंग लॉट वाला है ना ये। समीउल्लाह खां भी यही कह रहे हैं कि साहब कि हमारे रमज़ान करीम जो है वो रमज़ान की शुरुआत में ये कर दिया, लेकिन हम इसमें हम लोकसभा इलेक्शन के बाद देखेंगे आपको, अभी हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। अब मुझे संजय जी ऐसे लगने लगा है कि जो रमजान से कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि रमजान में कहीं धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते अब बैठ के, शाम को रोजा खोलना है, सुबह सहरी करनी है। रमजान तो जो है 5 बार नमाज पढ़नी जरूरी है। वो तो गजवे का महीना होता है, रमजान में तो गजवे होते हैं, जितने भी बड़े बड़े गजवे हुए हैं इनके, वो रमजान में ही हुए हैं। रमजान इज अ मंथ ऑफ वॉर। तो हुजूर नबी हुजूर ने आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने बड़े बड़े गजवे सारे के सारे रमजान में ही किए हैं, उसी में तैयारी करने के लिए करते हैं ये राजू पारूलेकर भी बोले सीए इज नथिंग बट आरएसएस बीजेपी इज हेट्रेड अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम। अरे भाई, इंडियन मुस्लिम को किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, लेकिन ये हरतोष सिंहवाल चोरी पकड़ी तो सीना चोरी लीजिए साहब। इसका क्या ताल्लुक है और इसका क्या सेंस है वो आप ही समझिए। ऐसे ही है इन सब की कहानी, तो बेवकूफ हैं ये सब लोग, ऐसे चिल्ला रहे हैं कायदे से। तो इनसे बढ़िया तो मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा सेंस कर गया। असदुद्दीन ओवैसी ने जो इस पे रिएक्शन दी है, ओवैसी ने तो कहा कि अगला नंबर उसका है, एनआरसी का है अगला नंबर। और अमित शाह मेरे सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कह चुके हैं, कह चुके एनआरसी को। बिल्कुल सही कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन इन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। ये तो समझ ही नहीं पा रहे कि खेल क्या है। असदुद्दीन ओवैसी दूर की समझ गया है, 2024 के बाद की समझ गया है कहानी कि 2029 तक क्या कहानी चलने वाली है। ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी ने तो पूरी लिस्ट दे दी कि ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। फिर देखिए आप, इनकी तो कहानी खराब है शिवसेना वालों का, तो सोशल पॉइजनिंग है साहब, ये कह रहे हैं सोशल पॉइजनिंग है। फिर आगे देखिए संजय झा भी आ गए, ये डरपोक गवर्नमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बजाय सीए ला रही है, बिगेस्ट फ्रॉड पार्टी, क्या कर सकते। ये संजय झा तो कांग्रेस छोड़ चुका था, ये क्यों कहानी गाता रहता है, इसकी क्या? कांग्रेस नहीं छोड़ी इसने, इसको सस्पेंड किया हुआ है। हाँ, जबरदस्त चमचागिरी करने के बाद, पूरी तरह से इनके चाटने के बाद, उसके बाद भी इसको रीस्टेट नहीं कर रहे। हाँ, इसे रीस्टेट नहीं कर रहे, सही कह रहे हो आप। पता नहीं क्या ये, मतलब कांग्रेस में इसे मिल क्या जाएगा, क्या बनना चाहता है ये। वो तो इसकी जगह तो सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़िया भर दी है, वो तो राहुल गांधी के साथ घूमने लगी है, बिल्कुल पूरी यात्रा में साथ साथ घूम रही है।
हाँ, सुप्रिया श्रीनेत के होते हुए इसका नंबर नहीं आएगा। इससे मेरे पहले ये अब वो संजय है। हेगड़े जो है, संजय हेगड़े ने क्या रिपोस्ट किया है कि साहब ये जो है इन्होंने कुछ नहीं होगा, वे हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फोकस करना है, कागज नहीं दिखाएंगे, हम किराएदार नहीं मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे कागज मांग कौन रहा है? ये है साहब आपका CAA मेल्ट डाउन। ये मेल्ट डाउन CAA चलेगा। मेल्ट डाउन हो गया, और CAA मेल्ट डाउन से जो कुछ भी ये करवा सकते थे इस समय में बिल्कुल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और सभी स्थानों पर पुलिस चौकस है, और जो कोई भी CAA की बात कर रहा है उसके यहाँ फ़ोन चला जा रहा है कि भाई सावधान रहो, हमारा तौकीर रज़ा जो है वो फरार हो गया है। तौकीर रज़ा का ध्यान है ना आपको? तौकीर रजा वाले में तो संजय जी आपने जज के कमेंट नहीं पढ़े वो तो जो दिए हैं? उसने योगी की जम के तारीफ की है कि ऐसे ऐसे लोगों का जो इलाज है वो ऐसे ही आदमी कर सकते हैं, योगी जी जैसे ही जो धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं। वो बड़ा दिलचस्प है, वो पूरा PDF आप निकाल के पढ़िएगा उसका डिसीजन का। उस पे किसी वेबसाइट पे देखा मैंने, क्या है वो, बार एंड लॉ कौन सी वो वेबसाइट है, उसने पूरा दिया है। उसमें जो टिप्पणी की है वो वही जज साहब हैं जो वहां पे ज्ञानवापी वाले में वो दे के आए थे सर्वे का ऑर्डर, वही जज है आजकल यहाँ पे। अब ये तो चलिए, ये तो हो गया साहब, ये CAA का मामला हो गया। उस अच्छा वो अग्नि 5 भी लॉन्च कर दी। अब इंडिया अलायंस अपने कैंडिडेट क्यों नहीं फाइनल कर रहा है? कांग्रेस ने लिस्ट निकाली केवल 39 की। कांग्रेस में तो आप, मैंने सुना है कि आपके राजस्थान की लिस्ट फाइनल हो गई है, नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब पता नहीं वो बाहर आई है कि नहीं। हाँ हाँ, आज तो आज आज 6-7 नाम फाइनल हो गए ना। और तो वो हमारे भी चल रही थी। अशोक और गहलोत के जो सुपुत्र हैं वो हाँ, लड़ने जा रहे हैं मैं जालौर से। गहलोत का तो बता रहे हैं कि वो जालोर पहुंच गया, इस बार जालोर से लड़ेगा। वैभव गहलोत उसका बेटा, नहीं वो नहीं, हाँ हाँ, वैभव गहलोत ही तो जालोर जालोर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ जालौर से शिफ्ट कर गया। गजेंद्र शेखावत के सामने नहीं लड़ रहे वो। गजेंद्र शेखावत के सामने किसी राजपूत को ही टिकट दे दिया है, और बेनीवाल को शामिल कर लिया है इंडी अलायंस में। और बेनीवाल को वो नागौर का टिकट देके, और जो एक वो ट्राइबल पार्टी है लोकल, वो भारतीय आदिवासी पार्टी, उससे समझौता नहीं हो पाया है। उससे समझौता नहीं हो पाया है तो उसका जो राजकुमार रोथ है वो सामने खड़ा होगा, और इनका जो ट्राइबल लीडर था महेंद्रजीत मालवीय, वो बीजेपी में जा चुका है, टिकट भी मिल गया उसको। तो ये उनका मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया। और वो जो आपके राजकुमार क्या बोलते हैं वो कसवां जो था, राहुल राहुल कसवां, वो इधर शामिल हो गया और उसको इन्होंने टिकट दे दिया। अरे अब की बार तो चुनाव लड़ने से बहुत लोगों ने मना कर दिया, ये भी तो पता। हमने सचिन पायलट को बताते हैं कि बोला इसने मना कर दिया, अशोक गहलोत ने, कमलनाथ ने, सबने मना कर दिया। इवन दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, जिसकी वजह से समझौता हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ने से मना कर रहा है। उसने आज इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को, उसमें कहा है उसने कि भाई मैंने पार्टी हाईकमान से कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं चुनाव लड़वाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि एक एक सीट पे 3-3 लोगों के नाम आए, उन्हें लड़वा लो। उसे भी पता है कि हारना है, तो वो लड़ना ही नहीं चाह रहा। कोई भी सीनियर लीडर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। अमेठी से ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, रायबरेली से ये तय नहीं कर पा रहे। और मायावती ने तो, मैं आपको बता ही रहा था शो शुरू होने से पहले के 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं। मायावती तो इसी इसी यही देख देख के कैंडिडेट उतार रही है कि इंडिया अलायंस का भट्टा कैसे बैठाया जाए। मुरादाबाद से उसने मुस्लिम को दे दिया है टिकट, वहां ठाकुर द्वारा का चेयरमैन है वो नगर पालिका का, उसको दे दिया है वहां से। सहारनपुर से माजिद अली है, उसे दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि वहां इमरान मसूद आ रहा है कांग्रेस के टिकट पे, वहां उसे टिकट दे दिया मायावती ने। उसे पता है कि कांग्रेस टिकट पे दानिश अली आ रहा है अमरोहा से, वहां भी एक मुस्लिम को टिकट दे दिया। तो मायावती तो फटाफट कर रही है। मेरठ में भी चर्चा है कि एक है वो, क्या नाम है, बदर अली, उसका दंगे फसाद में नाम आ गया था वहां, कुछ अभी पिछले 2 साल पहले झगड़ा हुआ था वहां, उसे टिकट दे दिया है। तो मायावती तो उत्तर प्रदेश में इन्हें वैसे ही खत्म करने में लगी हुई है। तो फिर तो और तो क्या होगा? फिर तो इसका मतलब ये है कि इंडी अलायंस तो जो करेगा करेगा, लेकिन कांग्रेस का जो प्रेडिक्शन हो रहा है कि 40 से नीचे रहेगी सीट, जो ममता दीदी ने किया था,
वो तो पूरी तरह से फलीभूत होने के आसार लग रहे हैं। संजय जी, आप इससे दुखद बात क्या हो सकती है? आज केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सीपीआई वालों ने कैंडिडेट वायनाड से डिक्लेयर किया है उसका वो नाम वापस ले लें और इंडी अलायंस को मजबूत करें। बताइए, राहुल गांधी को वायनाड से जिताने के लिए ये गिड़गिड़ाना पड़ रहा है इन्हें वहां पे। ये हालत है इंडी अलायंस की। तो 40 से नीचे तो आनी है, 15 सीट तो केरल से ही है, तो वहां भी घट रही है इसका मतलब। तो फिर 40 कहां पार होंगी, बढ़ेंगे कहां? देखिए साहब, चुनावी राजनीति का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट सिद्धांत है कि यदि आपकी जमीन पर स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको छोटे छोटे दल भी लात मारेंगे। जब जमीन पर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, सबको दिख रहा है कि आप नहीं आएंगे। देखिए 2019 में अंतर था। 2019 में क्या हुआ था कि ये बड़े हाई स्पिरिट में थे और लोगों में भी बड़ा इम्प्रेशन था, क्योंकि इन्होंने 3 चुनाव जीत लिए थे। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव इन्होंने जीते थे और ये हिंदी बेल्ट के चुनाव थे। ये तीनों स्थान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते थे और यहाँ 3 स्थानों पर चुनाव जीतने के बाद इनका स्टॉक जो था, वो इनकी शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी साहब। और उस शेयर प्राइस के चक्कर में लेफ्ट वालों ने भी इनको सपोर्ट कर दिया। इनको जो है थोड़ी डीएमके ने भी भाव दे दिया। अब डीएमके वैसे इनको भाव इस बार नहीं दे रही थी, लेकिन चूंकि अन्नामलाई की थ्रेट जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्होंने कहा कि अच्छा चलो चलने दो, उसी हिसाब से चलने दो। तो इतनी हाई शेयर प्राइस होने के कारण लोगों ने इनको काफ़ी अकोमोडेट किया। इस बार इनकी शेयर प्राइस बिल्कुल डाउन है, तो इसलिए कोई पूछ बिल्कुल नहीं सही रहा। बात है। सीधी सी बात है ये। देखिए ना, केरल में घट रही हैं और मुझे लग रहा है कि वे जो पश्चिम बंगाल वाली हैं वे दोनों भी जीरो हैं इस बार, कांग्रेस वालों की। अधीर रंजन चौधरी भी गया और वो दूसरा जो है इनका वो भी गया। मुझे लग रहा है कि वहां भी इनकी घट ही रही है। और बिहार में पता नहीं वो एक थी, वो भी बचेगी कि नहीं, वो उसके भी चांस मुझे नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ तो जितनी भी थी सारी घट ही रहे हैं, प्लस तो कहीं होने वाले की उम्मीद ही नहीं लग रही है मुझे कि कहाँ बढ़ेगी कहाँ। तो 40 से नीचे वाला तो आंकड़ा जा ही रहा है। ये तो ऑल टाइम लो है मुझे लग रहा है इस और अब बार। सीए और हो गया इनकी जान को। सीए और हो गया, इसमें कल और दिक्कत होगी। कल मैंने एक पश्चिम बंगाल के जो बहुत ज़मीनी एक व्यक्ति हैं, देवदत्त मांझी, उनके साथ में एक डिस्कशन किया था। अच्छा। और अब उनका जो है वो लोकल कनेक्ट बहुत अच्छा है। वहीं काम करते हैं, हिंदुओं के बीच में काम करते हैं, लव जिहाद इस तरह की चीज़ें में जहाँ भी हिंदुओं को प्रॉब्लम होती है वहाँ जाते हैं। बीजेपी ने टिकट भी दिया था चौरंगी जैसी डिफिकल्ट सीट से विधानसभा में। तो उनका तो कल कहना था कि साहब 27 सीटों से कम तो आ ही नहीं रही। अब की बार बड़ी नंबर 1 भारतीय की जनता पार्टी हो पार्टी में जाएगी बीजेपी वहां। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ 27 सीटें ला रही है, पिछली बार 18 लाई थी, उसमें से 9 और ऐड कर दीजिए आप, और तमिलनाडु में भी 4-6 सीटें, कुछ लोग तो कह रहे हैं और भी ज़्यादा आ सकती, तो फिर बाकी लोगों के लिए स्कोप ही कहाँ बचता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए बंगाल में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी लोकसभा में बन जाते हैं तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2 साल बाद ही, पूरे एग्जैक्ट 2 साल बच रहे हैं आज की तारीख से। अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल में 26 में होने हैं चुनाव वहां पे पश्चिम बंगाल में। तो मुझे लग रहा है कि अब की बार जो इनका सरकार बनाने वाला मामला है वो भी बढ़िया रहेगा, उसके भी चांसेस बढ़िया खुल जाएंगे वहां पे। करेक्ट। और बाकी सभी जगह तो इन्होंने अपना अलायंस भी कर लिया है। बीजेडी से अगर नहीं भी हो तो कह रहे हैं, देखो आंध्र प्रदेश का फाइनल हो गया, वो तो आ गया, आपने हाँ पेपर भी दिया। वो तो बिल्कुल देखिए फाइनल करा लिया, सही बात है। आंध्र प्रदेश का फाइनल हो गया इनका। और देखिए वहां की मजेदार बात देखिए, वहां पे ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हमें 5-6 सीटें दे दो, और लोकसभा में भी कह रहे हैं कि हमें 5-6 सीटें दे दो। उनका वहां पे मतलब वो वहां अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हमें हमारा टारगेट लोकसभा में सीटें बढ़ाना है अपना। आप अपनी विधानसभा में पवन कल्याण और आप सारी जीत लो हमारी तरफ से, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें लोकसभा में सीटें दे दो। वहां ज्यादा सीट मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां अगर 6 लड़ेंगे तो 3-4 कुछ वहां भी निकल आए, जहां जीरो है बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है। करेक्ट।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी आप पंजाब में क्या देखते हैं? पंजाब में तो इनका अलायंस किसी से हो नहीं रहा, लगता है अकाली दल वाले जो हैं वो नहीं, डर गए हैं आज बिल्कुल। आज दोपहर में जो है कैप्टन अमरिंदर ने नड्डा से मुलाकात की है। अभी इसकी डिटेल्स आएंगी कल तक। तो चर्चा यही है यहाँ दिल्ली में तो कि उन्होंने मना करा है, मतलब अमरिंदर ने कहा है कि हमें अकाली को साथ लेने की जरूरत नहीं है, उसके बिना जो है ठीक ठाक पोजीशन है अपनी। सुनील जाखड़ तो काम कर ही रहे उनके वहां पे अध्यक्ष के रूप में। तो अभी खट्टर साहब ने मुलाकात की है दोपहर वो क्या सॉरी अमरिंदर ने मुलाकात की है लगभग 2-2:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा से। और उन्होंने बिल्कुल पंजाब की स्थिति के बारे में स्पष्ट कर दिया कि अकालियों वालों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अकाली का भाव वैसे ही डाउन है, वो जैसे आप बता रहे थे ना कि कांग्रेस का स्टॉक बढ़ा हुआ था, वहां उनका गिरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। वो तो घुटनों के बल हैं, अब की बार तो मियाँ बीबी भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे बादल। खतरा उसका हो रहा है उसे। हाँ, पिछली बार तो मियाँ बीवी हाँ जीते थे, बाकी तो और कोई जीता नहीं था उनका, हाँ। पूरी तरह से हारे थे नहीं, सभी जगह। देखिए संजय जी, समस्या है ना बहुत बड़ी। आप परिवार की वे अगर 2 सदस्य हार जाते हैं, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी का ही जीत जाए, लेकिन ये तो हार गए ना। अपनी सीट बचाने के लिए तो ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कम से कम हमारी 2 तो बची रहे। और अगर बीजेपी इनके साथ लड़ लेगी तो हो सकता है कि 2 सीट इनकी बच जाए, या हरसिमरत जीत जाए या सुखबीर बादल जीत जाए। लेकिन अगर अलग लड़ेंगे तो वो सीट भले ही आम आदमी पार्टी के पास चली जाए, इनकी तो नहीं आ रही ना। बीजेपी के पास तो फिर भी नहीं थी वो सीट, लेकिन ये तो हार जा रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी भी जीत जाएगी वहां। ये है ना दिक्कत। और दिल्ली में तो साहब स्थिति आम आदमी पार्टी की तो कुछ बनती दिख नहीं रही। आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ तो रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही कहा कि नहीं लोग नहीं, वो टिकट तो नहीं मांग रहे। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया, इसने लवली ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। जिसके लिए जो तो बताते हैं कि पहले ये लवली ने ही झगड़ा किया था, कि पहले तो आम आदमी वाले 5-2 के फार्मूले पे आए थे कि 2 सीट ले लो। लवली ने कहा कि नहीं, मैं भी लड़ूंगा, 3 सीटें चाहिए हमें कम से कम। और चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को कह रहे हैं या जेपी अग्रवाल को लड़ाने के लिए कह रहे हैं। एक वो नॉर्थ वेस्ट वाली है रिजर्व सीट, उदित राज के लिए कह रहे हैं। और एक से ये लड़ रहा था खुद लवली। अब इसने भी मना कर दिया। तो मुझे तो लग रहा है कि इसे भी लग रहा है कि हारना ही है यहाँ। तो कह रहा कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं और चुनाव लड़वाऊंगा। मैं क्यों चुनाव लड़ूं, किसी और को कैंडिडेट बना लो यहाँ से। तो पीछे ही हट रहे हैं, तो कोई चांस है तो है नहीं इनके भी। कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं साहब, है नहीं, निकल नहीं नजर रही नहीं है। है। हमने भी ढूंढा कि इलेक्ट कहीं कोई टिमटिमाता हुआ कुछ दिख जाए नहीं टापू, आया जैसे था ये ना वो हिमाचल का टापू इलेक्टोरल बचा हुआ है ना बॉन्ड। नॉर्थ में। नॉर्थ में हिमाचल का टापू जो बचा हुआ है, वहां भी टिमटिमाई गया है मामला। आपको बताइए, वहां तो भागे फिर रहे हैं ये। अपनी तो इलेक्टोरल 3 महीने बॉन्ड से बाद इनको जाएगी। लगा कि साहब को कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या फायदा होगा साहब? नहीं, इलेक्टर बॉन्ड से संजय जी जनता का तो कोई सेंटिमेंट नहीं जुड़ रहा ना भाई। जनता जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि भाई ठीक है, 5 रुपए बीजेपी को मिले, 3 रुपए कांग्रेस को मिले, मिले तो दोनों को ही है। या तो कांग्रेस वाले ये कह दें हम अपना वापस कर देंगे जो हमें मिला, और आगे से नहीं लेंगे हम इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ये कह दें, तब तो थोड़ी सी मोरल बात बनती है इनकी। ऐसा कह दें कि साहब हमें जितना मिला हम तो वापस कर रहे हैं, बीजेपी भी वापस करे, तब है हिम्मत तो करके दिखाएं ऐसे। यूं फायदा क्या है कि उसे इतने मिले उसे इतने मिले। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे ज्यादा मिलेगा। वो तो है ही है, हाँ 100%। फिर अब एक पार्टी की 50 सीटें हैं, दूसरी की उससे 6 गुने 303 सीटें हैं, तो तो उसका अगर चंदा 6 भी 6 गुना ही पाए, होगा। आश्चर्य की बात है। हाँ, तो ये कोई जनता को जोड़ने वाला कोई इससे है नहीं। ये वही है कि अपने मन को दिलासा देने के लिए आप अडानी को गाली दे दो, अंबानी को गाली दे दो। ये एक मन को दिलासा देने वाली बात है। जैसे राहुल गांधी अक्सर अपने आप को दिलासा देते रहते हैं, दिलासा देने से ज्यादा कुछ है नहीं। परसेप्शन इससे कुछ नहीं बनने वाला। ये कुछ भी रोते पीटते रहे, रवीश कुमार कितना भी वीडियो बनाता रहे, होने वाला कुछ नहीं है इससे। चुनाव पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे लगता है इसका। हाँ, मुझे लग रहा है इन्होंने छोड़ ही दिया है मामला। हाँ, अब ये संभव आप तो इनको संजय ये जी, लग रहा है कि अब आप बताइए ना कि वो इनकी वो जो है जया ठाकुर, वो वकील हैं क्या है वो जिसने वो याचिका लगाई है उसे लेके, चुनाव आयुक्त वाले मामले को लेके, उसने कहा है कि साहब सरकार को रोको कि वो चुनाव से पहले
इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट ना करे। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है उसने, जो याचिका लगाई, अभी परसों ही लगाई है इन्होंने याचिका। अब आप बताइए कि चुनाव कमिश्नर अपॉइंट करके चुनाव की डेट डिक्लेयर होनी है 2 दिन पहले, उससे करके ये क्या तीर मार लेंगे उससे? कैसे, क्या क्या उससे बदलाव आ जाएगा? और 2009 का आपको तो पता ही होगा, नवीन चावला चुनाव के बीच में सीईसी बना था, आपको याद है? गोपाला स्वामी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और मेरे ख्याल में 2-3 चरण का, 2 फर्स्ट या सेकंड राउंड हो चुका था, तब उसके बीच में नवीन चावला सीईसी बन गए थे, चुनाव के बीच में लोकसभा के। तो इससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। वो प्रोसेस है, डिपार्टमेंट है, अपना काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहां चल रहा है काम। बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।